उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है और पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव में उसको बिल्कुल जीत मिले और ऐसा ना हो कि उसका इफेक्ट दिखने लग जाए। कैसी है सरकार की तैयारियां और किस तरीके से कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहेगा पंचायत चुनाव में, इसके अलावा और भी तमाम सवाल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अफजाल अंसारी साहब जुड़ रहे हैं जो सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अफजाल जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हमारी आवाज पहुंच पाए। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार पंचायत चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं? क्षमा कीजिएगा, आवाज बिल्कुल आपकी कम आ रही है, नहीं सुनाई दे रही। अब मेरी आवाज आ रही है अफजाल जी? थोड़ा बेहतर है जी। मैंने पूछा कि जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं उसमें लोकल लेवल पर या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं? देखिए, पंचायतों के चुनाव में अभी तो रिजर्वेशन के लिए सीटों की एक सूची प्रकाशित हुई थी, जिससे माननीय उच्च न्यायालय में फिलहाल जो सूची प्रकाशित हुई थी उसको अस्वीकार कर दिया और गाइडलाइन जारी की है और 27 तक का समय दिया है फिर से सूची जारी करने के लिए। अभी तो सूची बन रही है, आ लेने दीजिए। जहां तक इन चुनावों में मुद्दों का सवाल है जी, तो ये देखने में आता है कि ये 4 चुनाव हो रहे हैं। एक तरह से देखिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी मेंबर का चुनाव हो जाएगा। जी हाँ। और ब्लॉक प्रमुख के लिए भी क्षेत्र पंचायत के मेंबर का चुनाव हो जाएगा जी। गांव प्रधान और गांव प्रधान के मेंबर का चुनाव हो जाएगा जी। तो ये 4 चुनाव तो एक साथ और एक बक्से में ही चारों वोट डाले जाने के लिए व्यवस्था तय हुई है। इसके बाद फिर जो मेंबर चुने जाएंगे क्षेत्र पंचायत के लिए या जिला पंचायत के लिए, उनके माध्यम से जहां जैसी सीट होगी उसके हिसाब से ये मेंबर अब चुनेंगे जिला पंचायत का अध्यक्ष और अपने अपने ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख। तो ये बड़ा अहम है भारतवर्ष में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। यहाँ 70% से भी ज्यादा लोग गांवों में बसते हैं और गांव की व्यवस्था चलाने के लिए इनको मौका है 5 साल के लिए अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुने और काफी रुचि लेती है गांव की जनता और गांव के मतदाता इस चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बड़े चुनाव के लिए एक बुनियाद का काम करते हैं। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये माना जाता है कि जो अब का चुनाव होने जा रहा है, जो होगा पंचायत चुनाव, उससे सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी देखेगी। तो किस तरीके से ये चुनाव प्रभावित कर सकता है 2022 के चुनाव को? देखिए, आने वाले चुनाव के लिए जो घबराहट है उसका इतना आसानी से पता अभी इन चुनावों से या इसके पहले के क्रियाकलापों से आप नहीं लगा पाएंगे। जहां तक सवाल है, जो सरकार व्यवस्था चलाती है या चला रही है वो अपने गुणगान करने में लगी हुई है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन अभी तक वो दौर था जब कॉपी भी सरकार में बैठे हुए लोग ही लिखते थे, पर्चा भी वही बनाते थे और कॉपी भी वही जांचते थे और रिजल्ट का प्रकाशन मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया जाता। अब वो दौर आने वाला है जब कॉपी तो लिखेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, लेकिन एग्जामिनर होगा, कॉपी जांचने की काम करेगी जनता। और जब जनता काम करेगी तो पता चलेगा कि असली नंबर कितना दिया उसने इस सरकार को। अपने ही कॉपी लिख लेना, अपने ही एग्जामिनर की हैसियत से नंबर डाल के 100 में 100 और अपने को डिक्टेंशन और फर्स्ट डिवीजन, अब समय आ रहा है उसका अंदाजा इस चुनाव से भी झलक दिख सकती है।
उससे नहीं लगाया जा सकता। नहीं तो जैसे जैसे अफजल जी, जैसे सरकार के 4 साल पूरे हुए और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, चाहे वो विकास की बात हो, शौचालय की बात हो, साफ सफाई की बात हो, कानून व्यवस्था हो और माफिया पर कार्रवाई की बात हो, तो क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों से, इन उपलब्धियों से पंचायत चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, यही मैंने कहा था अभी आपसे कि बहुत घबराहट में है सरकार, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब कापी अब वो नहीं जांचेंगे अपनी, उनकी कापी जनता जांचेगी जी। और उस वक्त से ये अभी घबरा रहे हैं। जहां तक उपलब्धियां गिनाने का सवाल है, मैं समझता हूं कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, हर तरफ अराजकता, दबंगई, घूसखोरी, यहां तक कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कांस्टेबल की भी थाने और चौकियों पर, मनचाहे थाने और चौकियों पर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता है और 3 महीने के लिए फिर अगली बार बदल के दूसरे। लेकिन सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। जी जी जी, सरकार एकदम ठीक अपनी कापी अपने जांच रही है और जो जांच के नंबर अपने को दे रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कापी जनता जांचेगी। आने वाले दिनों में वो वक्त आ रहा है, ये घबराहट है, ये परेशानी है। जो जो कर रहे हैं, ये किया क्या है? नाम बदल दिया, कभी मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। क्या हुआ वहां? उस स्टेशन के नाम पर नाम बदलने से वहां सुविधाओं में क्या वृद्धि हुई? नहीं तो सिर्फ नाम बदलने से बात का है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, नाम बदलने से आपत्ति क्यों है अफजल जी? नाम बदलने पे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगता है, लोग यही कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। रेल बेच दीजिए, जहाज बेच दीजिए, सड़कें बेच दीजिए, कल कारखाने बेच दीजिए, अब LIC जैसी मुनाफा देने वाली संस्था बेच दीजिए, BSNL बेच दीजिए। बाकी क्या रहेगा देश में जो अभी बचेगा, जिसको आप कहेंगे कि हम देश नहीं बिकने देंगे? तो विरोध में खड़ी होने वाली पार्टियां कहां हैं? विपक्षी पार्टी कहां है? देखिए, अब जिस तरह से सब है और सब अस्तित्व में है, बस मीडिया के सामने नहीं है, क्योंकि मीडिया तो उसी को परोसेगा जहां से उसे खुराक मिल रही है। अब सरकार की उपलब्धियां छापेंगे तो विज्ञापन मिलेगा, और सरकार की नाकामियों की चर्चा आप क्यों दिखाएंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं आपके डीजल और पेट्रोल का जो दाम है, अफजल जी आपके माध्यम से चर्चा तो हो रही है। चर्चा हो रही है तो मैं अपनी बात रख रहा हूं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल चर्चा हो रही है तो हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं जी। और मैं आपसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछना चाहता हूं, नाम बदलने के अलावा काम बता दीजिए। दूसरों की अधूरी योजनाओं को लीप पोत करके उस पर अपना नाम चढ़ा लीजिए। प्राइमरी स्कूलों में रंगाई करा दो, पंचायत भवनों पे पोताई करा दो, ये विकास है? पीने के पानी के साधन जो चापाकल गांव गांव में गरीबों की बस्तियों में लगाए जाते थे, आपने बंद करा दिए। अब कहीं चापाकल नहीं लगाया जाता। क्या है भाई, हम गहरे कूप से पानी निकालेंगे, वाटर सप्लाई के लिए पाइप बिछाएंगे, हर घर में हर गांव में वाटर सप्लाई देंगे, मीटर लगाएंगे, जैसे बिजली का पैसा वसूलते थे उसका भी पैसा वसूलेंगे। अफजल जी, अगर सरकार कह रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हम बाहर की कंपनीज को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, कुछ कंपनियां आ रही हैं, तो ये तमाम दावे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में जो सारी दुनिया के लिए नारा दिया गया था मेक इन इंडिया, कोई आया? कोई फ्रांस से आया, कोई जापान से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया? कोई भी बताओ जो आया? कुछ भी नहीं। हाँ, आपने नया ढंग अपनाया। आप रेल बजट अलग पेश होता था, आपने रेल बजट को बजट के साथ जोड़ दिया। समझ में नहीं आया लोगों को क्या होगा। पहले आपने पास करा दिया कि रेल में हम 100% विदेशी पूंजी का निवेश करेंगे।
अब घूम फिर करके रेल बेची जा रही। क्या होने जा रहा? बैंक बेचा जा रहा। उत्तर प्रदेश क्या में करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार की बात करें और अगर हम पंचायत चुनाव के आप कंटेक्स्ट में हम देखें तो क्या जमीनी स्तर पर कोई काम होता हुआ आपको नहीं दिख रहा? गांव में कोई विकास का काम आपको नहीं दिख रहा? देखिए, हमने जिन संस्थाओं का उल्लेख किया, आप गंभीरता से सुनिएगा जी। क्षेत्र पंचायत का सदस्य, इसका कोई अलग खाता नहीं होता, इसका कोई अलग बजट नहीं होता। ये भी एक प्रधान की तरह से गांव के मतदाताओं और जनता से चुना जाता है जी। इसके पास कोई बजट नहीं, इसका कोई खाता नहीं, इसके पास कोई मोहर नहीं। इसका एक दिन काम है जब वो अपने क्षेत्र के प्रमुख का चुनाव करे। प्रमुख का चुनाव होने के बाद ये पहली सरकार ऐसी है जिसने ब्लॉकों पर जो क्षेत्र पंचायत की कमेटी थी उसका बजट ही इन्होंने बिल्कुल शून्य जैसा कर दिया। बजट ही नहीं गया। पूरे यूपी में आप इसकी समीक्षा करा लो। ब्लॉक प्रमुख और उसके पूरे कैबिनेट, जिसको आप क्षेत्र पंचायत के सदस्य कह लीजिए, किसी के लिए काम करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। ग्राम प्रधानों को इधर के 2.5 साल में, अंतिम 2.5 सालों में क्या किया? सारे उनके बजट पर रोक लगा दी और कह दिया कि देखो 2 काम करो, या तो पंचायत भवन की रंगाई पोताई और उसे जहां नहीं है वहां निर्माण, और या पुराने प्राइमरी स्कूलों में उसकी रंगाई पोताई करा के चमका दो। मतलब ग्राउंड लेवल सिर्फ क्या रंगाई पोताई हुई है? उसके अलावा कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है? क्या हुआ है? शौचालय जो बना है, आप जाइए ना, गोईठा रखा जा रहा है उसमें, गोबर पाथ करके गोईठा रखा जा रहा है शौचालय में। जिस शौचालय में पानी के फ्लश का सिस्टम नहीं होगा वो शौचालय कै दिन चल सकता है? फ्लश सिस्टम है रेलवे स्टेशनों पे, फिर भी 10 लोग इस्तेमाल, 20 लोग, 50 लोग इस्तेमाल करते हैं, सब भर जाता है पानी। उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं। अगर बना रहे थे तो 25-50 शौचालय के बीच में एक हार्स पावर का एक समरसेबल पंप बोर कर दिया जाता। उनके बीच में ही किसी जगह 1000 या 2000 लीटर की टंकी बैठा दी जाती और फिर उसी सप्लाई से अगर उन शौचालयों को जोड़ दिया जाता। अब लोटा में पानी लेके जाइएगा और शौचालय में चाहिएगा कि आप फ्लश कर लेंगे, संभव नहीं है। उसमें एक बाल्टी से ज्यादा पानी डालना होगा उसको साफ होने के लिए, जब तक दूसरा आके इस्तेमाल करे। कैसे संभव है? टोटल फेलियर ये योजना, जितनी कागजी योजना है सब फेल। हाँ, ये है कि जितना उस योजना पर खर्च, उससे ज्यादा उसके विज्ञापन पर, प्रचार पर खर्च। और आपको दिखाने में कोई हर्ज नहीं, आप दिखाइए, लेकिन समय आ गया काफी जांचने वाला। और काफी जांचेगी जनता इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज की। आपने कानून व्यवस्था की बात की अफजाल जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बोला गया कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई और कई हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया और उन पर कईयों के मकान गिरा दिए गए क्योंकि वो भगोड़े हैं या उन पर आरोप हैं। तो आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था में कुछ सख्ती है? देखिए, हम बता दें, दबंगई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। कोई सरकार ऐसी न थी और न कहीं हिंदुस्तान में या विश्व में कोई ऐसी सरकार होगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार के कुछ अधिकारी अपनी मशीनरी का जितना गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए, कहीं पृथ्वी पर किसी गवर्नमेंट का जहां लोकतंत्र हो ऐसा रिकॉर्ड मिलेगा कि हम अपना और अपने मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का जितना भी मुकदमा और आपराधिक रिकॉर्ड हो उसको अपनी कलम से वापस ले लें और हम अपने आप को मिस्टर क्लीन होने की संज्ञा दें, दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दें और दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे उसका दामन काला है। अफजाल जी, एक बात बताइए, जो कार्रवाई भू माफियाओं के खिलाफ हुई, क्या वो सब निर्दोष थे? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मैं कह रहा हूं कि कहीं हुई होगी, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा हुआ है जो बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। अपने उन राजनीतिक विरोधियों को जिनको 25-25 साल से अरमान रह गया कि हम उन्हें जनता की अदालत में पराजित कर दें, लेकिन जनता ने सबक सिखाया इन लोगों को
उनके खिलाफ डर है। समय आ रहा फिर काफी जनता जांचेगी। जो 25 साल से जिसका झंडा जनता बुलंद कर रही है, मकान गिरा देने से किसी की छवि खराब हो जाएगी, मकान गिराने से किसी की संपत्ति खत्म हो जाएगी। जिसने गरीबों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली है, उस संपत्ति को कौन लूट लेगा? लेकिन सरकार की दम है। अफजाल जी, लेकिन बार बार आप परीक्षा और कॉपी जांच की बात करके क्या सरकार को डराना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन से? डराना नहीं चाह रहे हैं। हमने औकात नापा है। हमने इसी बार गाजीपुर में औकात नापा है, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ जा रहा है उनको भी ये लोग नाप चुके हैं। जनता की अदालत में इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। ये घबराहट है, ये खौफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को, जिनके पीछे गरीब, बेसहारा, असहाय लोग खड़े हो जाते हैं और उसको ताकत दे देते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी तरह से हटाया जाए रास्ते से। तो कानून का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके एक और की जा रही है। एक और मास्टर कार्ड भी है ना, करने का इरादा रखा जा रहा है। एक और मास्टर कार्ड है अफजाल जी, राम मंदिर भी तो बना रहे हैं, तो जनता उनके विरुद्ध कैसे जाएगी? आप ये बताइए कि राम मंदिर बनाने के लिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और सारे देश ने उसे स्वीकार कर लिया, तब उसके बाद राम मंदिर बनाने में बाधा क्या है? राम मंदिर के लिए भारत के खजाने में रुपए की कमी है। गांव-गांव में डर सता रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पे चंदा भी मांगो, कुछ चंदा खा पी जाओ और कुछ चंदे के नाम पर अपना वोट भी बनाओ। ये जो रास्ता है, ये जब गांव में चलेंगे तो इंतजार कर रहे हैं लोग, आने दीजिए, आने दीजिए। लेकिन अफजाल जी, जब चंदे के नाम पर जनता के साथ ये जुड़ रहे हैं और चंदा लेने के बाद जब जनता जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि जनता सबक सिखाएगी? आप बताइए, आजाद भारत में कभी ऐसा हुआ क्या सोमनाथ का मंदिर जब बनाया गया तो क्या चंदा मांगा गया था? आपसे मेरा सवाल है, कहीं ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा? आपको समझ नहीं आता। हम समझते हैं कि सारे छुट्टा मवेशी किसानों के खेत में खोल दिया जाए, किसान हमसे खुश होगा। आप आइएगा, देखिएगा, किसान आपको जवाब देगा। उनके बच्चों का निवाला खा जा रहे हैं छुट्टा मवेशी, और ये फाइलों में दिखाया जा रहा पैसे का खर्च कि इनको हम बना रखा है मवेशी खाना, उसमें रख करके खाना दे रहे हैं। अफजाल जी, और ये जो किसान आंदोलन की लहर चली थी, और किसान क्या ये भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है सरकार को, या सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है? अब हमें जो लगता है, सरकार पूरी तरह से भयभीत है। आने वाले दिनों में जनता के फैसले की एहसास उनको हो रहा है। आप देखिएगा, मैं ज्योतिष शास्त्र तो नहीं जानता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये शायद उत्तर प्रदेश को विभाजित कर डालें। अभी तो बिक्री चालू है, कारखाना बेचो, अब देखिएगा विभाजन होगा शुरू, और उत्तर प्रदेश को बहुत जल्द ये विभाजित करेंगे और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जहां जहां खतरा महसूस कर रहे हैं, ये डिवीजन की काटेंगे। डिवीजन की बात किस आधार पे कह सकते हैं? कोई तथ्य है आपके पास? हमारे पास तथ्य ये है कि अब साम्राज्य समाप्त होने का समय आ गया, और वो जो घमंड, वो जो गुरूर, देखिए कभी भी पलट के कोई तानाशाह अपने फैसले पर विचार नहीं करता, इतिहास गवाह है। लेकिन ये तो जनता की चुनी हुई सरकार है, इसको तानाशाह कैसे बोल सकते हैं आप? अरे भैया, आप बताइए, सद्दाम हुसैन जनता के चुने हुए नहीं थे कि कर्नल कद्दाफी जनता के चुने हुए नहीं थे? जनता अपने आप को राजा मान लीजिए और जनता से कहिए कि जनता ने हमको राजा बना दिया। ये आज से नहीं, पौराणिक कथाओं में आप चले जाइए, रावण ने भी अपने फैसले पर पलट के विचार नहीं किया, नहीं तो मंदोदरी ने भी कहा था कि क्षमा मांग लो जाके चरणों में गिर करके, लेकिन नहीं, घमंड ऐसी चीज है। लेकिन राम को भी एहसास था, लेकिन राम तो घमंड ऐसी चीज है, विचार नहीं होता। अफजाल जी, लेकिन राम तो कल उनकी पार्टी में शामिल हो गए, राम जी। नहीं, वो राम जी एक पात्र थे, उस जो मासूम रजा राही साहब ने पटकथा लिखी थी जी, तो महाभारत लिखी थी, और ये जो संपूर्ण रामायण में एक पात्र थे, अरुण गोविंद, हमने भी पढ़ा है जी। तो वो
किसी न किसी रूप में कोई मशहूर हस्ती आ जाए और हमारे साथ जुड़ जाए और उसको उसके वजह से हमारा कुछ भला हो जाए। समझ रहे हैं जी। असली देखिए, अगर जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में है, ये ऊपर से आप लोग दिखने नहीं देंगे, और असलियत जो है वो जनता की, वो चुनाव आने दीजिए, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। फिर अभी जो ये खींच निकाल रहे हैं अपनी पराजय की, जहां जहां ये पराजित हुए हैं वहां पराजय की खींच निकाल रहे हैं। लेकिन अब जनता, उसको नाम चाहे जो दे, जनता को ये भी तो बता रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, हिंडन एयरपोर्ट नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, फ्लाईओवर और 6 लेन हाईवे बन रही हैं, तो ये तमाम भी तो विकास के काम वो सरकार दिखा रही है। जनता पूछ रही है कि बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में क्या है और दिल्ली में क्या है और बंबई में क्या है, आप बता दो। हम आपके माध्यम से चाहेंगे आप जनता को बता दो कि उत्तर प्रदेश में प्रति यूनिट बिजली किस रेट में है। आप बात कर लो, आप पता करके ये बता दो कि दुनिया के दूसरे देशों में, रावण का देश है श्रीलंका 51 रुपया लीटर, और सीता मैया का देश है नेपाल 53 रुपया लीटर, और भारत में हम 100 को टच करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो खुलेआम बोल रही है कि हम टैक्स ले रहे हैं क्योंकि हमें विकास के काम कर रहे हैं। पेंडेमिक में अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी, इसलिए वो थोड़ा सा रिकवरी कर रहे हैं। 6 साल पहले जब बाढ़ आई थी तो जो छोटी मोटी सड़कें गांव को जाने वाली बह गई, आज तक नहीं बनी। आज तक सोनाड़ी से रेवसड़ा के जाने वाली सड़क के बीच में एक बात हुआ पुल आज तक नहीं बना। मैं एक बात जरूर बोलूंगा अरजाल जी, एक बात जरूर, को जाने वाली सड़क में बहा हुआ पुल आज तक नहीं बना। एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये नौबत आपको नहीं लगता कि कमजोर विपक्ष की वजह से ऐसा हुआ है? अगर आप और आपकी पार्टी या आपका विपक्ष बिल्कुल सामने खड़ा होता, विरोध करता, तो ये नौबत नहीं आती। इस हालत में पहुंचने के लिए विपक्ष भी तो जिम्मेवार है। आप ये बताइए कि आपको जनता ने बहुमत दिया है, आपकी सरकार है, आप अपनी नीति के हिसाब से सरकार और व्यवस्था चला रहे हैं। आप समझते हैं कि 2 लोगों का भला, बाकी देश कंगाल हो जाए, तो कौन मन रोक सकता है आपको? आप कह रहे हैं कि हम आय दुगुना कर रहे हैं किसानों की, और किसान कह रहा है कि भैया जिस हाल में थे उसी हाल में छोड़ दो। लेकिन आपको अडानी को और अंबानी को उनकी पूंजी 100 हजार गुना बढ़ जा रही साल भर में, और 2 गुना के नाम पर आप किसानों को कैसे धोखा दे सकते हो? किसान देख रहा है कि हमारे साथ छल हो रहा है, और किसान नहीं चाहता। ये तो वही है कि हम कहें कि हम खाना नहीं खाना चाहते हैं और आप जबरदस्ती मेरे मुंह में नेवाला ठूस दीजिए। चलिए अफजाल जी, एक सवाल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, तो बोर्ड एग्जाम 2022 में है, उससे पहले प्री बोर्ड है ये पंचायत चुनाव, तो इसके बारे में कुछ बोल दीजिए कि क्या है प्री बोर्ड में, कैसा रिजल्ट रहेगा? और प्री बोर्ड में अभी जो सत्ता के गलियारे में एक जाति विशेष के लोगों का जो वर्चस्व है, उन लोगों के अंदर इतनी घबराहट है कि गांव के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक सारा पद उनको चाहिए। तो वो लोग एक सीट पे कई लोग खुद ही लगोटा कस के मैदान में खड़े हैं। अब अभी क्या पूछते हैं, इनका रिजल्ट क्या होगा? बहुत पहले कहने से अपनी रणनीति उजागर नहीं की जाती। उचित होगा कि लिस्ट आ जाने दीजिए। हमारे जिले का नाम गाजीपुर है, लिख लीजिएगा, लिस्ट आने दीजिए। हमारे जिले में अभी पंचायतों का भी चुनाव भाई साहब 2 तरह का होता है। ये स्थानीय निकाय का चुनाव, शहरी स्थानीय निकाय का अलग होता है, और ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय का अलग होता है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजीपुर जैसी जगह पर शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में वोट मांगने गए थे। इलेक्शन के लिए वोट मांगने, चेयरमैन जिताओ, मेंबर जिताओ, और परिणाम पूछ लीजिए, 8 सीटों में मात्र 2 सीटें जीत के आए। चलिए ठीक है अफजाल जी, लिस्ट आ जाती है तो फिर एक बार आपसे बात करते हैं,
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।